नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 248 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 2, 8, 6 और 5 से 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4, 10, 5 और 8 से 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3, 12, 4 और 13 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये चारों संख्या से 38 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। ये चारों संख्या को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 38 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 8 गुना 6 करते हैं तो ये आपका 48 होता है। माइनस करेंगे, फिर ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 2 गुना 5 जो है ये आपका 10 होता है। 48 माइनस 10 आपका 38 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 38 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 10 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा। माइनस करेंगे, फिर ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 4 गुना 8 जो है ये आपका 32 होता है। 50 माइनस 32 आपका 18 बनता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 18 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 12 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 48 हो जाएगा। माइनस करेंगे, फिर ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 3 गुना 13 करेंगे तो ये आपका 39 हो जाएगा। 48 माइनस 39 जो है ये आपका 9 होता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 32 का संबंध 13 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 32 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 13 बन जाए। 32 से 13 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 32 से 13 लाना है। अगर आप लोग 32 को ध्यान से देखिएगा
तो 32 जो है ये आपका 3 और 2 से मिलकर बनता है। अगर 32 के दोनों संख्याओं को पहले हम लोग स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। 9 + 4 आपका 13 बनता है। देखिए यहाँ पर 13 आपका दिया गया है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो 47 से आपका 65 है। 47 जो है ये आपका 4 और 7 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से 32 के दोनों संख्याओं को आपस में स्क्वायर करके जोड़ लिए थे, उसी प्रकार से 47 के भी दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। 16 + 49 आपका 65 होता है। देखिए यहाँ पर आपका 65 भी दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 47 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 65 भरा जाएगा। जिस प्रकार से 32 का संबंध 13 के साथ है, उसी प्रकार से 47 का संबंध 65 के साथ बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि दिल्ली बराबर 25, मुंबई बराबर 36 और कोलकाता बराबर 49 है तो चेन्नई का मान क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दिल्ली से आपका 25 किस प्रकार से लिखा हुआ है, मुंबई से आपका 36 किस प्रकार से लिखा हुआ है, कोलकाता से आपका 49 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा चेन्नई से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, दिल्ली से 25 लाना है। अगर आप लोग दिल्ली के सभी अक्षरों को देखिएगा तो देखिए दिल्ली में जो है वो आपके 1 2 3 4 5 अक्षर दिए गए हैं और 5 का ही स्क्वायर आपका 25 होता है। देखिए 25 आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे मुंबई को देखिएगा तो मुंबई में जो है वो आपके 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिए गए हैं और 6 का ये स्क्वायर आपका 36 होता है। देखिए 36 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। आगे आपका कोलकाता है, कोलकाता में अक्षरों की संख्या देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर दिए गए हैं और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। देखिए 49 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग चेन्नई के साथ करेंगे। सबसे पहले हम लोग चेन्नई में सभी अक्षरों के संख्या को गिन लेंगे। देखिए चेन्नई में आपका कितना अक्षर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर बनता है। तो हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 हो जाएगा। 49 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चेन्नई का जो कोड बनेगा वो आपका 49 बनेगा। सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। नागरिक, शिक्षित और मनुष्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा नागरिक, शिक्षित और मनुष्य में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मनुष्य के अंदर ही आपका नागरिक होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और मनुष्य के अंदर जो है वो आपके नागरिक हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो कुछ नागरिक जो होते हैं वो आपके शिक्षित भी होते हैं। यानी कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से अज्ञान का संबंध गरीबी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा अज्ञान से आपका गरीबी किस प्रकार से लिखा हुआ है, अज्ञान से गरीबी किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अज्ञान के कारण जो है वो गरीबी बढ़ता है, उसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा शिक्षा के कारण जो है वो धन बढ़ता है। जिस प्रकार से अज्ञान के कारण गरीबी बढ़ता है, उसी प्रकार से शिक्षा के कारण जो है वो धन बढ़ता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शिक्षा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका धन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका 4 दिया गया है, 4 के आगे देखिएगा तो आपका 196 दिया गया है, 196 के आगे आपका 16 दिया गया है, 16 के आगे आपका 144 है, इसके आगे आपका 36 दिया गया है, 36 के आगे आपका 100 है, 100 के आगे देखिए तो आपका 64 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो सभी संख्या को देखिए, ये सभी संख्या जो है वो आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिए गए हैं। जैसे कि 4 जो है ये आपका 2 का स्क्वायर बनता है 196, ये आपका 14 का स्क्वायर बनता है 16, ये आपका 4 का स्क्वायर है 144, ये आपका 12 का स्क्वायर है 36, ये आपका 6 का स्क्वायर है 100, ये आपका 10 का स्क्वायर है 64, ये आपका 8 का स्क्वायर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 2 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो देखिए 2 के बाद आपका 4 का स्क्वायर है, फिर 4 के बाद आपका 6 का स्क्वायर है, 6 के बाद आपका 8 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 14 के बाद आपका 12 का स्क्वायर है, 12 के बाद आपका 10 का स्क्वायर है, 10 के आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए -2 है, -2 है तो आगे भी हम लोग -2 करेंगे। 10 - 2 जो है ये आपका 8 बनता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 8 का स्क्वायर भरा जाएगा। 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। 64 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 64 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है आकृति को बाईं ओर दर्पण रखा गया है तो दी गई आकृति की उचित दर्पण छवि बताइए। यहाँ पर आपका एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति उलटकर आपका बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे
तो ये आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ये वाला आकृति इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो आकृति आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, ये आपके उलटने के बाद जो है अब इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से है, ये आपके उलटने के बाद जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है निम्नलिखित को उनके जीवन काल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाथी, घोड़ा, बाघ और भेड़िया का किस प्रकार से अवरोही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का जीवन काल के आधार पर किस प्रकार से अवरोही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके हाथी हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। हाथी के बाद जो है वो आपका घोड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। घोड़ा के बाद जो है वो आपका बाघ हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और बाघ के बाद जो है वो आपका भेड़िया हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 2 3 4 दिया गया है। 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। सबसे ज़्यादा जीवन काल जो है वो हाथी को होता है, हाथी के बाद घोड़ा का होता है, घोड़ा के बाद बाघ का, और बाघ के बाद जो है वो भेड़िया का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका 4 आकृति दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए, बी और सी, तो ये तीनों जो है ये आपके एक प्रकार के हैं, जबकि आकृति डी जो है ये आपके सबसे अलग बनते हैं। आकृति डी में देखिएगा तो आपके 1 2 3 लाइन के आकृति दिया गया है, जबकि सभी में देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन है। आकृति ए में भी आपका 1 2 3 4 लाइन है, जबकि आकृति डी में आपका 3 ही लाइन दिया गया है। तो सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है एक्स जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा नहीं है, के जेड की पत्नी है, एक्स वाई का भाई है, वाई के का क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक्स जेड का बेटा है। एक्स कौन है? जेड का बेटा है। बेटा है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि जेड से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? एक्स को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वाई जेड का बेटा नहीं है। वाई कौन है? जेड का बेटा नहीं है, यानी कि ये दोनों अभी आपके अलग अलग है। तो ये दोनों को अभी हम लोग यहाँ पर ही छोड़कर आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आगे प्रश्न आपको कह रहा है के जेड की पत्नी है। के कौन है? जेड की पत्नी है। पत्नी है मतलब एक ही पीढ़ी का है, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। जेड के सामने किसको रखेंगे? के को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एक्स जेड एक्स वाई का भाई है। एक्स कौन है? वाई का भाई है। भाई है मतलब ये भी एक ही पीढ़ी का है, यानी कि इसको भी हम लोग सामने सामने रखेंगे।
एक्स के सामने किसको रखेंगे, वाई को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वाई के का क्या है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए वाई आपका यहाँ पर है और के आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक्स जो है वो जेड का बेटा है और जेड की पत्नी जो है वो के है, यानी कि ये दोनों का जो रिश्ता है वो बेटी का रिश्ता है। तो यहाँ पर आप लोग बेटी भी लिख दीजिएगा। बेटी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बेटी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। देखिएगा एक्स और वाई क्या है, भाई है, और यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि वाई जो है वो जेड का बेटा नहीं है, यानी कि बेटा नहीं है मतलब बेटी होगा। तो बेटी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। वाई जो है वो जेड का बेटा नहीं है। देखिए वाई आपका यहाँ पर है और जेड आपका यहाँ पर है, बेटा नहीं है मतलब क्या होगा कि बेटी होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। दक्षिण आपका कौन सा दिशा है, दक्षिण आपका ए वाला दिशा, यानी कि पहले जो है ए वाला दिशा में 30 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, तब अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वो फिर से 30 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 25 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में फिर से 30 मीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से वह चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 30 मीटर है, और ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका 30 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो आपका 30 मीटर है, और ए वाला दूरी आपका 25 मीटर है, यानी कि ए वाला दूरी भी आपका कितना बनेगा, 25 मीटर बनेगा। 30 + 25 आपका 55 मीटर होता है। 55 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए हुए चित्र में कितने त्रिकोण है, इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंटिंग कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज जो है वो आपके एक ए हो जाएंगे, दूसरे आपके ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए बनते हैं और चौथे आपके ए बनते हैं। पांचवें को देखिएगा तो पांचवा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका पांचवा हो जाएगा। छठे को देखिएगा तो छठा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपके छठे हो जाएंगे। और सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये जो है ये आपके 7 में हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति में आपके टोटल 7 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 7 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में स्कूल को FPUBBY लिखा जाता है तो कॉलेज शब्द के लिए प्राप्त कोड के बीच का अक्षर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा स्कूल से आपका FPUBBY किस प्रकार से लिखा हुआ है। स्कूल को ध्यान से देखिएगा तो स्कूल जो है ये आपका SCHOOL से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका FPUBBY दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए एस से आपका जो है वो एफ है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका +13 कर दिया गया है। आगे देखिए सी से आपका पी है, यहाँ पर भी आपका +13 है। आगे आपका एच से यू है +13 है। आगे देखिए ओ से आपका बी है +13 है। फिर आपका ओ से बी है +13 है और आगे आपका एल से वाई दिया गया है, यहाँ पर भी आपका +13 है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कॉलेज शब्द के लिए प्राप्त कोड के बीच का अक्षर क्या होगा। देखिए कॉलेज शब्द का बीच वाला अक्षर आपका क्या है, देखिए बीच वाला जो अक्षर है वो आपका एल बनता है, यानी कि एल के लिए क्या बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा तो स्कूल के सभी अक्षर में +13 कर दिया गया है, तो वही सेम हम लोग कॉलेज के भी सभी अक्षर के साथ करेंगे, यानी कि बीच वाले संख्या में भी हम लोग जो है वो +13 करेंगे, यानी कि L +13 आपका कितना बनेगा। L जो है ये आपका 12वें पर होता है और 12 + 13 जो है वो आपका कितना होता है, 12 + 13 अगर आप लोग कीजिएगा तो आपका 25 हो जाएगा और 25वें नंबर पर जो है वो आपका Y होता है। Y आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए में आपका सोडियम है, ऑप्शन बी में रेडियम है, ऑप्शन सी में थीरोडियम है और ऑप्शन डी में आपका यूरेनियम है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सोडियम जो है ये आपके सामान्य तत्व है, जबकि ये तीनों जो है ये आपके रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी कि सबसे अलग जो है वो आपका ऑप्शन ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।